Good afternoon, all of you. So let's start our today's class. Now, our next topic is partnership. Okay, you can see today we learn about characteristics or essential or nature of partnership. Can all of you listen? Are you listen? Students, are you listen? Yes, ma'am. Okay, so let's start. Characteristics or essential nature of partnership. First point is according to Indian Partnership Act. According to Indian Partnership Act, first is two or more persons. ठीक है, पहला फर्स्ट जो पॉइंट है वो टू और मोर persons. So two persons are needed to make an agreement. Firm must have minimum टू पर्सन्स एज पार्टनर. देखो किसी भी पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा जो है पर्सन एग्रीमेंट के लिए लगते ही हैं. ओके, एक पार्टनरशिप बनाने के लिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर मस्ट नॉट बी मोर देन 20. किसी भी ट्रेडिंग फर्म में जो है वो 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और बैंकिंग फर्म में जो है वो 10 नहीं होना चाहिए. ठीक है, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज, समझ में आया फर्स्ट वाला पॉइंट सबको? फर्स्ट वाला पॉइंट है दो या दो से ज्यादा पर्सन नहीं होना चाहिए. और कुछ कंडीशंस है, जैसे ट्रेडिंग फर्म में 20 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं होने चाहिए और बैंकिंग फर्म में जो है वो 10 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं होने चाहिए. नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज एन एग्रीमेंट. एन एग्रीमेंट partnership is created by an agreement and not by status. Just wait, students. Some students had came. Okay. So our next point is an agreement. Agreement Partnership is created by an agreement and do not by status. Agreement may be expressed or implied, but an expressed agreement is always desirable to avoid dispute in future. जो भी एग्रीमेंट अगर होता है, ठीक है, पार्टनरशिप में अगर कोई एग्रीमेंट क्रिएट करता है ना, स्टेटस नॉट बाय स्टेटस, एग्रीमेंट में बी एक्सप्रेस्ड और इम्पाइल्ड बट एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू अवॉइड डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर में जो है कोई भी डिस्प्यूट्स हो सकता है. ठीक है, अगर एग्रीमेंट रिटर्न में ना हो तो आगे जाके एग्रीमेंट जो पार्टनरशिप लोग के बीच है कुछ भी मीन्स डिस्प्यूट्स का मतलब क्या होता है, आपस में झगड़ा होना. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज लीगल बिजनेस. The partners should enter into an agreement to do some legal business. यहाँ पे बता रहा है कि पार्टनरशिप में जब भी कोई अगर बिजनेस करता है तो उसमें हमेशा ऑलवेज लीगल बिजनेस करना चाहिए. विदाउट लीगल बिजनेस देयर कैन बी नो पार्टनरशिप. अगर लीगल बिजनेस नहीं होता है तो यहाँ पार्टनरशिप भी लीगल नहीं होता है. द पर्पस ऑफ बिजनेस शुड बी मोरल, लीगल एंड नॉट टू अपोज पब्लिक पॉलिसी. ठीक है, जो भी बिजनेस है शुड बी मॉरल होना चाहिए, लीगली होना चाहिए. एंड सेकेंड इज नॉट टू ओपोज पब्लिक पॉलिसी से कोई भी ओपोज मतलब उसके ऑपोजिट नहीं होना चाहिए, मतलब पब्लिक पॉलिसी सही होना चाहिए. नाउ फोर्थ पॉइंट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. फोर्थ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, मतलब पार्टनरशिप जो है यहाँ पर प्रॉफिट शेयर करने के लिए ही पार्टनरशिप जो है वो एग्रीमेंट किया जाता है. ओके, मीन्स कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ वो प्रॉफिट भी शेयर करते हैं. द फर्म इज बेसिकली फॉर्म्ड एंड अर्न प्रॉफिट एंड shares it between the partners. The ratio may be equal or specified or according to capital. Okay, now fifth point is agency agreement. Agency agency arrangement. In an partnership business, all the partners are jointly responsible for the work of the firm. कोई भी अगर फर्म में काम करते हैं, कोई भी अगर रिस्पॉन्सिबल अगर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल अगर उसको करते हैं तो वो पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स जो है वो
कहलाते हैं। ओके, तो एजेंसी अरेंजमेंट भी उन्हीं लोग करते हैं। इन दिस वे वर्क इज कैरिड एज एन एजेंसी ऑफ पार्टनरशिप। मतलब मोस्टली अगर आप देखोगे कि पार्टनरशिप फर्म जो है एजेंसी से रिलेट करते हैं या खुद ही जो है एजेंसी का काम करते हैं। ओके, दिस इज नोन एज म्यूचुअल एजेंसी। इसको अपन क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी, कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ एन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। नाउ नेक्स्ट, अदर बी पॉइंट। अभी जो है अपन ए पॉइंट पढ़ रहे थे, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। नाउ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ओनर एंड एजेंट ऑफ द फर्म, जो भी ओनर है या फिर एजेंट है फर्म के, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस फर्म के लिए? एवरी पार्टनर इज एन ओनर एज वेल एज एजेंट इन अ फर्म। As an owner, he receives profit, and as an agent, he carries on the work of partnership business. Okay, कोई भी अगर कोई भी फर्म या ओनर जो है, एजेंट जो है, अगर रिसीव करता है प्रॉफिट, अगर रिसीव करता है, तो वो क्या करेगा? एज ए एजेंट जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस में उसको कैरी करेगा। ओके, और साथ ही साथ वो ओनर का भी काम करेगा। मतलब एक पार्टनरशिप बिजनेस में ओनर का भी काम होता है और जो है पार्टनरशिप मतलब एजेंसी एजेंट के जैसे भी काम करते हैं। मीन्स एक ओनर और एजेंट दोनों साइड का काम करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वॉलेंट्री कंसेंट। वॉलेंट्री कंसेंट में क्या बता रहा है? फॉर एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप बिजनेस, इट इज एसेंशियल टू हैव वॉलेंट्री कंसेंट फॉर फ्रॉम ऑल द पार्टनरशिप पार्टनर्स। ठीक है, जो भी वॉलेंट्री कंसेंट होता है, मींस फॉर एंटरिंग इनटू अ बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस, मतलब अगर कोई भी अगर पार्टनरशिप बिजनेस में एंट्री होता है, तो इट इज एसेंशियल टू हैव वॉलेंट्री कंसेंट। सबका वॉलेंट्री कंसेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स लोग के बीच। नो वन शुड बी कंपाइल्ड टू ज्वाइन द फर्म। कोई भी जो है फर्म में जो है कंपाइल्ड मतलब होता है कि अपना काम को नहीं छोड़ के जा सकता है। ठीक है, सबको उसमें वॉलेंट्री कंसेंट के तरफ, मतलब सबके मिलजुल के हर डिसीजन को लेना है। हर मतलब जो भी डिसीजन है, फ्यूचर डिसीजन या फिर कोई भी काम से रिलेटेड कोई भी डिसीजन है, या प्रॉफिट से डिसीजन या बिजनेस से कोई भी रिलेटेड डिसीजन है, उनको साथ में मिलके लेना है। ठीक है, अलग अलग नहीं डिसीजन ले सकते, सबका कंसर्न होगा तभी जाके है वो डिसीजन मेकफुल होगी। देन थर्ड इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। A firm has unlimited liability, and so their personal property can also be attached for paying the business debt. ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इतना ज्यादा अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है बिजनेस में कि जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वहां पर उनका लगाना पड़ जाता है। कोई भी अगर मान के चलो इंस्टॉलमेंट होता है, कोई भी पार्टनर, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? बैंक से घोषित कर दिया जाता है कि ये इंस्टॉलमेंट हो गया है। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कंगाल हो जाना। ठीक है, उनके पास एक भी कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी कुछ ना होना। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है? उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उस पे भी जो है बैंक वाले आके कब्जा कर लेते हैं। ओके, तो पार्टनरशिप में ये सारी चीजें होती हैं, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये सारी जो विशेषता है, नेचर है, एसेंशियल पार्ट है, ये सारी चीजें होती हैं। ओके, नाउ फोर्थ इज रजिस्टर्ड। A sole trade ship needs no registration, but it is advantageous for a partnership to get it registered, for it will be able to seek legal remedies for the enforcement of its right। ठीक है, रजिस्टर्ड यहाँ पे जो भी है, सोल ट्रेडरशिप नीड्स नो रजिस्ट्रेशन, कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी सोल ट्रेड में। बट पार्टनरशिप में जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा एडवांटेज होता है। ओके, मीन्स एडवांटेज लेवल पे जो है इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, बिकॉज रिटर्न एग्रीमेंट जो है अगर पार्टनर्स लोग के बीच होती है तो इट इज गुड फॉर partners। It will be able to seek legal remedies for the enforcement and for its rights, और उसके अधिकार के लिए। Okay,
Now next point is ओनली पर्सन कैन बी पार्टनर, यहाँ पे सिर्फ पर्सन ही पार्टनर हो सकते हैं। इन अ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन अ पर्सन only can a partner, any organization or incorporated institution cannot be enter into a partnership। एक पर्सन जो है पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है, लेकिन अगर आप बोलेंगे कोई ऑर्गेनाइजेशन या इनकॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन अगर पार्टनरशिप में एंट्री करना चाहते हैं तो दैट इज नॉट अ formality, that is not a legal। Okay, now sixth point is transfer of interest। all the work in partnership business is done by mutual agreement। जो भी पार्टनरशिप के बीच एग्रीमेंट होती है वो सबके साथ सबके कंसर्न के साथ ही होता है। Hence the transfer of interest is possible through the consent of all the partners। जो भी पार्टनर्स लोग के बीच कंसर्ट होता है वो सबके एक दूसरे का जो भी इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर करते कि मेरा ये राय है ना, आप क्या बोलते हो इस मेरे इस राय पे। तो हर एक जो है जो भी डिसीजन या कोई भी मतलब थॉट होता है वो आपसी समझौते मतलब आपसी आपसी में जो है सलाह मशवरा करने के बाद ही वो चीज को आगे बढ़ाया जाता है, प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। ओके, समझ में आया? कोई डाउट है क्या 6 पॉइंट तक? इस पेज में कोई डाउट है आप लोग को? No, ma'am. No, ma'am. Anybody have doubt? Any doubt? No, na? No, ma'am. Okay. Okay. Now, next page. Now, I am coming to next page. Just wait. Now you can see 7 point is owner of the business firm। ओनर ऑफ द फर्म, अगर कोई भी पार्टनर अगर मान के चलो ऑब्वियसली किसी पार्टनर्स में पार्टनरशिप में अगर सब लोग मिलकर पार्टनर्स अगर होते हैं तो सब लोग उस पार्टनरशिप में हर पार्टनर जो है वो ओनर ही होता है। एवरी पार्टनर इज द ओनर ऑफ द फर्म एज फॉर द एग्रीमेंट ही इज एंटाइटल्ड टू गेट प्रॉफिट। ठीक है, एंटाइटल टू गेट प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट करने के लिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो वहाँ का एग्रीमेंट साइन करता है और वो एज अ ओनर के बिहेव जो है वो बिहेव करता है। एट कंसिडर हिम एज एन ओनर, मतलब कंसिडर क्या मतलब उनको मानी जाता हूँ क्योंकि एग्रीमेंट में उनका सिग्नेचर है, क्योंकि वो है वहाँ पे सारे लीगल फॉर्मेलिटीज एक पर्सन ने की है उस पार्टनरशिप में आने के लिए। तो सारा लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप में वो एक पार्टनर एज अ ओनर वहाँ पे रहता है। Now 8 point is implied authority। Any right or authority which is neither clearly specified nor verbally dictated to the partners but automatically transferred on to partners by the virtue of being partner is called the implied authority। ठीक है, इम्पायर्ड अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर बता रहा है कि हर चीज ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पे ट्रांसफर होता रहता है। मतलब हर एक लोगों के यहाँ पर राइट है ना, हर हर लोगों को जो अधिकार है कि जैसे लेजर बुक देखने का, ठीक है, कोई डिसीजन लेने का। तो ये चीज है एक जगह से दूसरी जगह है वो क्लियर हो जाती है कि सबका क्या कंसर्न है और बिजनेस के लिए क्या प्रॉफिटेबल है। कोई भी डिसीजन अगर हम लेते हैं वो बिजनेस के प्रॉफिटेबल के लिए ही लेते हैं। ओके, सॉरी। So verbally directed to the partners but automatically transfer on to partner by the virtue of the being a partner is called a implied authority। ठीक है, सब मिलके जब सारा डिसीजन लेते हैं तो उसको हम implied authority कहते हैं। Now 9 point, no separate identity। Partnership has no separate existence from its member। ठीक है, कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस जो है वो जो है रहता नहीं है। मतलब जो भी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में जो भी सेपरेट एग्जिस्टेंस मतलब कोई अलग से काम नहीं कर सकता है। ठीक है, अलग से काम मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो गया है और वो उसी का जो नाम जो है वो कहीं और उसको यूज कर रहा है, तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग। तो दैट इज द व्हाई लायबिलिटीज ऑफ द फर्म बिकम द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर। अगर उस फर्म के लिए कोई भी लायबिलिटीज होती है तो वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसके ऊपर जाता है, पार्टनर्स लोग के ऊपर जाता है।
Now 10 point is name of the firm. There must be a name of the firm under which the partners can operate the business. Okay, मीन्स यहाँ पे हर एक बिजनेस का जो भी फर्म है वहाँ के बिजनेस का जो है कोई एक नाम होना चाहिए, नेम होना चाहिए. लेटर ऑन द नेम ऑफ द फर्म बिकम द आइडेंटिफाई ऑफ द पार्टनर्स. जो भी लेटर ऑन द नेम मतलब जो भी बाद में जाके अगर कोई नाम अगर फर्म का रखते हैं तो वो उसी फर्म के नाम से ही जाना जाएंगे वो पार्टनर्स. ओके, कि ये इस फर्म के जो है पार्टनर्स हैं. ओके, अगर मान के चलो एक छोटा सा बैंक ही खोलते हैं तो हाँ इस बैंक के ये पार्टनर्स हैं, तो वो उस फर्म से जो है वो पार्टनर जो है रिलेट करते हैं, इसलिए उस फर्म के नाम से वो पार्टनर्स जाने जाएंगे. देन आफ्टर लास्ट पॉइंट इज 11 point good faith. The successful operation of partnership. The successful operation of partnership depend on the good faith of partners. Partners must follow it is their work and behavior. ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि हर एक लोगों के बीच जो है एक गुड फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए लोग पार्टनर्स लोग के बीच. अदरवाइज जो है वर्क और बिहेवियर दोनों के ऊपर जो है पार्टनरशिप जो है वो रिफ्लेक्ट करता है. ओके, अगर पार्टनरशिप का बिहेवियर बाकी पार्टनर्स लोग से अलग है, कोई भी बिहेवियर अगर अच्छा नहीं करता है या वर्क अच्छे से नहीं करता है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है बिजनेस पे पड़ेगा. ओके, तो जिसके कारण जो है या तो वो बिजनेस जो है वो स्पॉइल्ड हो जाएगी या तो वो डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी. ठीक है, तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. इफ एनी डाउट, कोई भी डाउट है कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोग को, कैरेक्टरिस्टिक्स के किसी भी पॉइंट में अगर डाउट है यू कैन आस्क मी बेटा. Yes, ma'am. हाँ बोलो. Ma'am, second point. सेकेंड पॉइंट वॉलेंट्री कंसेंट. Yes, ma'am. वॉलेंट्री कंसेंट मतलब होता है आपसी लोगों में कंसेंट होके सारा बिजनेस को देखभाल करना. मतलब कोई एक अकेला पर्सन जो है वहाँ पर डिसीजन नहीं ले सकता है, वहाँ पे सारे लोगों को मिलके जो है डिसीजन लेना पड़ता है. तो एक वॉलेंट्री कंसेंट होता है, मतलब ग्रुप ऑफ डिसीजन होता है यहाँ पे. ठीक है, फॉर एंटरिंग इनटू बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस इट इज एसेंशियल टू हैव वॉलेंट्री कंसेंट. सबका एक जैसा महत्व होना चाहिए. ठीक है, मतलब राय होना चाहिए, डिसीजन एक जैसा होना चाहिए. ये नहीं कि हम कोई अगर 5 जन है 10 उसमें अगर मान के चलो पार्टनरशिप में अगर पर्सन है तो 5 का राय अलग और 5 का डिसीजन अलग है, तो यहाँ पे वो वॉलेंट्री कंसेंट नहीं कहा जाएगा. ओके, वॉलेंट्री कंसेंट का मतलब होता है सबके साथ मिलजुल के एक राय एक डिसीजन. ओके, और Yes, कोई किसी ma'am. को एनीबडी एल्स और कोई डाउट है? No, ma'am. बॉयज. Okay, now next topic is advantage and disadvantage of partnership. Advantage and disadvantage of partnership में क्या क्या होगा? First of all, the various advantage of partnership are enlisted below. Advantage of partnership. First is legal advantage, second is economic advantage, and third is मार्जिनल एडवांटेज. सबसे पहले हम लीगल एडवांटेज की बात करें कि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है. ओके, देन आफ्टर टुमारो आई विल स्टार्ट इकोनॉमिक एडवांटेज. फिर मैं इकोनॉमिक एडवांटेज के बारे में आप लोगों को कल बताऊंगी. आज जो है जहां तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वहां तक आप लोग प्लीज घर में एक बार रिवाइज कर लेना. ओके, बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा कि आप लोग को सारा चीज क्लियर रहेगा, आप लोग को याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, और अभी से जो है आप लोग प्लीज पढ़ना चालू कर दो. सो लीगल एडवांटेज, व्हाट आर द लीगल एडवांटेज? सबसे पहला इजी फॉर्मेशन. किसी भी बिजनेस को फॉर्म करने के लिए मतलब बनाने के लिए बहुत ही लीगल और इजी वे है. ओके, अलाइक द सोल ट्रेडशिप and joined into family business, the partnership firm can also be easily established by collecting the partners for contract. Okay, मतलब कोई भी बिजनेस अगर आप देखोगे जैसे सोल ट्रेडशिप या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो भी है उसमें अगर आप पार्टनरशिप को देखो कि इजिली उसको हम जो है पार्टनर्स कलेक्ट कर सकते हैं. मतलब किनको किनको इन्वेस्ट करना है इस कंपनी में या फिर इस फर्म में वो हम इजिली किसी से भी जो है किसी भी पार्टनर को बना सकते हैं अगर उनके पास स्पेसिफाइड नॉलेज है तो, है ना, अगर वो एग्री होते हैं तो. सेकेंड है फैसिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर. जो भी फैसिलिटी होती मतलब मिलती है पार्टनर्स के थ्रू
two या more than two, only with 2% the partnership is continued and it may be increased up to 20. मतलब यहाँ पे कंटिन्यू आएगा, कॉन्स्टिट्यूट लिखा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट, ओके। पार्टनरशिप इज कॉन्स्टिट्यूट मतलब पार्टनरशिप को बनाया जाता है अगर 2 पार्टनर है तो भी, और अगर 2 से ज्यादा का बढ़ा सकते हैं अप टू 20 तक जो है हम उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि एक फैसिलिटी मिलती है कि नंबर ऑफ पार्टनर जो है यहाँ पे एटलीस्ट कितने होने चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट इज easy to dissolve. Dissolution. The business can be closed without any legal hurdles. In case of continuous loss, the 14 days notice by one of the partners to another is sufficient to wind up the business of partnership organization. ठीक है, कोई भी अगर easy dissolution अगर होता है उसमें, ठीक है, easy dissolution का मतलब होता है कि बंद करना, ठीक है, पार्टनरशिप को बंद करना। The business can be closed without any legal hurdles in case of continuous losses. Continue वे में जो है वो लॉस करते जाती है। Then a 14 days notice by one of the partners to another is sufficient to wind up. अगर मान के चलो 14 डे में अगर किसी भी पार्टनर्स का कोई भी नोटिस नहीं मिल रहा है तो जो है दूसरा पार्टनर जो है वो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर सकता है। डिसॉल्व, वाइंड अप मतलब होता है बंद करना। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज इजी टू सेपरेट फ्रॉम पार्टनरशिप। ठीक है, हम पार्टनरशिप से इजीली सेपरेट होके एक खुद का पार्टनरशिप फर्म को ब्रेक करके जो है एक नया पार्टनरशिप ओपन कर सकते हैं, या फिर आप सोल ट्रेड में भी जा सकते हैं। ठीक है, मतलब हो रहा है यहाँ पे any partner can separate himself from partnership easily. ठीक है, अपने ही राय से अपने ही डिसीजन से वो उस बिजनेस से उस पार्टनरशिप बिजनेस से है रिटायरमेंट ले सकता है। एंड ही मे ब्रेक दिस रिलेशन विद द पार्टनरशिप फर्म, और वो उस जो चेन चल रहा है मतलब एक बिजनेस जो चल रहा है पार्टनरशिप का वो वहां पर ब्रेक कर सकता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज प्रोटेक्शन फॉर द माइनर्स. Minors can again an entry in the firm with limited liabilities and they share the profit only. They may up to remain in the firm after maturity. जो भी प्रोटेक्शन होता है फॉर द माइनर्स, ठीक है, माइनर्स मतलब क्या होता है कि 18 साल से नीचे, तो माइनर्स कैन अगेन एन एंट्री इन द फर्म विद लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कम लाइबिलिटी होती है। मतलब ऐसा होता है कि पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप जब बनाते हैं तो माइनर जो माइनर लोग होते हैं मतलब जो 18 इयर्स के पहले के जो लोग होते हैं उसको भी जो है पार्टनरशिप में लेके आ सकते हैं, लेकिन उनकी जो लाइबिलिटी रहेगी वो बहुत ही लिमिटेड वे में रहेगी। एंड देयर ओनली दे कैन ओनली शेयर द प्रॉफिट ओनली। ओके, सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं, क्योंकि होता है ना कभी कभी कि 18 ईयर्स के बिलो वाले जो स्टूडेंट्स जैसे रहते हैं या फिर जो बच्चे रहते हैं वो क्या होता है उनकी एक जो एक नया सोच रहता है, ओके, नया इनोवेटिव आइडियाज रहता है, तो वो उस पार्टनरशिप में दे सकता है। तो वो सिर्फ वहां पर लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ रहेगा और वहां पे सिर्फ शेयर प्रॉफिट शेयर करेगा, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग करेगा। दे मे बी टू रिमेन द फर्म आफ्टर मैच्योरिटी, वो फर्म में तभी आ सकता है जब वो मैच्योर हो जाता है। ओके, मैच्योर का मतलब होता है 18 साल के बाद। 18 साल के पहले वो माइनर रहता है, 18 साल के बाद जो है वो क्या होता है मैच्योर हो जाता है। तो दिस आर द लीगल एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। टुमारो आई विल टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक एडवांटेज। अभी फिलहाल इन पांचों पॉइंट में कोई डाउट है किसी को? एनीबडी हैव डाउट? No, ma'am. किसी को कोई भी डाउट No, नहीं है? ma'am. ओके, ये चैप्टर बहुत ही लेंदी है, ठीक है, इसको कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। आप लोग जो क्वेश्चन आंसर प्लीज इसका लिख लेंगे, है ना। राइट नाउ आई एम क्लोज दिस मीटिंग। ओके, Thank you, ma'am. Thank ओके, you, ma'am. वेलकम।